हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी ऐप में स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। हम लोगों ने 30 तक कर लिए थे। 5 क्वेश्चन जो है 31 से लेकर 35 तक वो डाटा का है, तो मैं उसे इसमें नहीं ले रहा हूँ, उससे आगे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या कहता है? वेब पृष्ठ पते, जिस एड्रेस भी इसे बोलते हैं, के लिए क्या नाम है? मीन्स वेब पृष्ठ पते के लिए क्या नाम है? डोमेन, डायरेक्टरी, प्रोटोकॉल, यूआरएल। 36 का आप आंसर करें। 36 का राइट आंसर होगा 4। इसका राइट आंसर है 4, यूआरएल, है ना। वेब पृष्ठ पते के लिए क्या नाम है? तो यूआरएल। तो चलिए जान लेते हैं डोमेन क्या है। डोमेन प्रणाली कंप्यूटर सेवाओं या किसी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े संसाधन के लिए एक क्रमिक प्रणाली है। यह प्रतिभागी को दिए गए डोमेन के नाम के साथ विभिन्न जानकारियां एकत्रित करता है, ठीक है। डोमेन समझ गए आप। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है इसे समझते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक संख्यात्मक लेबल है जो अपने नोड्स के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में भाग ले रहे डिवाइसेज को आवंटित किया जाता है। अब आते हैं यूआरएल। यूआरएल क्या है इसे समझते हैं। यूआरएल एक पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो वेब पृष्ठ पते के लिए प्रयुक्त होता है। तो यही तो पूछ रहा था, ठीक है। चलिए समझ गए। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है डाटा भंडारण के अधिक्रम में शामिल है। क्या शामिल है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा शामिल है उससे आपको बताना है। बाइट्स, बिट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें तथा डाटाबेसेज। तो आप बताएं, सारे में यही है लिखा हुआ, लेकिन सीरियल ढंग से नहीं है, ठीक है। किसी में बिट्स पहले, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें तथा डाटाबेसेज, फिर बिट्स, बाइट्स, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स, फाइलें तथा डाटाबेसेज, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, फाइलें, रिकॉर्ड तथा डाटाबेसेज। तो 37 का आप आंसर करें। 37 का राइट आंसर होगा सेकेंड, बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें तथा डाटा बेसेज। तो आइए जानते हैं बिट्स के बारे में। बिट्स क्या होता है, ठीक है। बिट कंप्यूटर में अंकीय संचार में प्रयुक्त सूचना की आधारभूत इकाई है जिसके केवल 2 मान 0 तथा 1 संभव है ना। जिसे बाइनरी नंबर भी बोलते हैं, 0 तथा 1, 0 1 को बाइनरी नंबर भी बोलते हैं। बाइट्स के बारे में जानते हैं। बाइट्स क्या है? 8 बिटों के समूह को बाइट्स कहा जाता है। 8 बिटों के समूह को बाइट्स कहा जाता है। फील्ड्स के बारे में जानते हैं। फील्ड्स क्या है? आंकड़ों के अनेक भाग होते हैं, इन भागों को फील्ड्स कहा जाता है। फील्ड्स रिकॉर्डों का निर्माण करते हैं। आइए रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं। फील्ड्स के समूह को रिकॉर्ड्स कहा जाता है। डाटाबेसेस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर में संचित आंकड़ों को डाटाबेस कहा जाता है। इन आंकड़ों का संचयन विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए किया जाता है जिनके आधार पर किसी प्रश्न का समाधान शीघ्रता से किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 38 नंबर। और 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित डोमेनों में किसे अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है? ORG, NET जिसे नेट बोलते हैं, EDU, COM, ठीक है। तो 38 का आप आंसर करें। 38 का राइट आंसर होगा 4, COM। .com है, .edu है, .net है, .org है। तो इसका राइट आंसर है डॉट, यहाँ पे डॉट है, COM, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया 4। डोमेन नाम इंटरनेट की दुनिया में एक पता है। डोमेन जो है
नाम जो है वो इंटरनेट की दुनिया में क्या है, एक पता है, एड्रेस है, जिसके द्वारा किसी भी वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है। इसे संक्षिप्त में DNS कहा जाता है। उसे संक्षिप्त में क्या कहा जाता है, DNS। तो आइए डोमेन के प्रकार के बारे में जानते हैं और कौन कौन से डोमेन होते हैं। देखिए यहाँ पे डोमेन का प्रकार दिया हुआ है .com। किस लिए प्रयोग होता है, व्यापारिक गतिविधियों में, .net नेटवर्क में, .info इंफॉर्मेशन में, .edu है ना, तो शैक्षणिक गतिविधियों में, इन्फो से इंफॉर्मेशन हो गया, नेट से नेटवर्क, और .gov गवर्नमेंट, .org डॉट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ org है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें इनका प्रयोग होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB का पूरा रूप क्या है। USB का पूरा रूप यहाँ पे बताना है, जो कंप्यूटर में प्रयोग होता है USB, ठीक है। अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस। 39 का आंसर करें तो 39 का राइट आंसर है थर्ड, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यह उद्योगों संबंधी मानक है जिसका निर्माण 1990 में किया गया था। यह कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच संबंध व संचार हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसके द्वारा विभिन्न यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। बाजार में सर्वप्रथम USB 1.1 संस्करण आया था। इसके बाद USB 2.0 आया, ठीक है। वर्तमान में USB का तीसरा संस्करण USB 3 चल रहा है। वर्तमान में 3.0 चल रहा है, इस उपयोग में लाया जा रहा है। इसकी डेटा स्थानांतरित गति 4.8 है, 4.8 GB प्रति सेकेंड है, 4.8 GB प्रति सेकेंड है। अतः इसे सुपर स्पीड USB नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरब यानी बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है। टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स। 40 का आंसर करें तो 40 का राइट आंसर होगा 4 गीगाबाइट्स। यानी देखिए एक बाइट बराबर होता है 8 बिट। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट और 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलो बाइट और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते 41। और 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। विलंबित सूक्ष्म कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। 41 का आंसर करें तो 41 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, विलंबित सूक्ष्म कण। श्वसन तंत्र के रोग, एलर्जी, संक्रमण विलंबित सूक्ष्म कणों के नाक में प्रवेश करने, धूम्रपान करने या धूम्रपान युक्त क्षेत्रों में रहने, प्रदूषित वातावरण में रहने से होता है। जब व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है तो इसे दमा कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण सूक्ष्म श्वास नलिकाओं में अवरोध का उत्पन्न होना। यह अवरोध धूल कणों के रूप में पौधों के पुष्परज के नाक में प्रवेश तथा अंडे तथा ऐसे ही प्रत्युजनक पदार्थों का भोजन में अधिक सेवन करने से उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को लगातार खांसी बनी रहे, सर्दियों में तेज तथा गर्मियों में कम, तो व्यक्ति ब्रोंकाइटिस रोग का शिकार हो जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में बेचैनी, सांस फूलना, तेज बुखार, भूख कम लगना आदि लक्षण नजर आने लगते हैं।
ऐसा श्वास नली में होने वाले संक्रमण के कारण होता है। श्वसन तंत्र के अन्य प्रमुख रोगों में गले में खराश, खांसी, श्वसन नली में संक्रमण, निमोनिया, कान का संक्रमण, साइनोकाइट्स आदि प्रमुख रोग है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ में आते हैं। अब 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा। अभिकथन ए में यहाँ पे कह रहा है, शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूम कोहरे की घटनाएं घटित होती है। तर्क है जो आर जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहति यानी बायोमास को जलाते हैं। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है और आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो 42 का आप आंसर करें। तो 42 का राइट आंसर होगा सेकंड। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए जो यहाँ पे कह रहा है, आप देखिए, ये कथन कह रहा है शहरी क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में अक्सर धूप कोहरे की घटनाएं घटित होती है। तो ए सही कह रहा है, ठीक है। और आर को देखते हैं, जाड़े के मौसम में लोग गर्म करने के प्रयोजन से या स्वयं को गर्म रखने के लिए बड़ी मात्रा में जैव संहति यानी बायोमास को जलाते हैं। आर भी सही है बट ए और आर में कोई क्या है, कंपेयर या तुलनात्मक नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ ए अपने स्थान पे सही है, आर अपने स्थान पे सही है, दोनों अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर हो गया सेकंड। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास और निर्माण, ओजोन में कमी, जलवायु परिवर्तन। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। कौन कौन सही होगा, ए सी और डी, ए बी और सी, ए बी और डी, बी सी और डी। 43 का आप आंसर करें। तो 43 का राइट आंसर यहाँ पर होगा थर्ड, ए बी और डी। ए बी और डी यहाँ पे सही है, ठीक है। इसे मैं नीचे कर देता हूँ जिससे क्वेश्चन दिखेगा। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए बी और डी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा क्या होता है इसे जानते हैं। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक जोखिम का परिणाम होती है जो मानव गतिविधियों में परिवर्तन, भूमि जल संसाधन के निर्माण व वितरण, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आर्थिक, मानवीय और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, भूस्खलन आदि शामिल है, ठीक है। तो चलिए मैं 43 का फिर से पढ़ता हूँ। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने में निम्नलिखित का प्रभाव पड़ता है। किसका किसका पड़ता है, भूमि उपयोग में परिवर्तन, जल निकास और निर्माण और जलवायु परिवर्तन में। ओजोन की कमी से उसका कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन से मैं आता हूँ 42 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें कुछ बातें समझने की है। तो इसका राइट आंसर था सेकंड वाला, ए और आर सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए, शहरी क्षेत्रों में सर्दी के दिनों में धूम कोहरे की घटनाएं होना आम बात है। दिन भर के ट्रैफिक परिचालन द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें व विलंबित सूक्ष्मकण यानी सर्द यानी ठंडे में तापमान के कारण ओस की बूंदों के साथ समायोजित होकर धूम कोहरे का निर्माण करते हैं। यानी जितने भी प्रदूषण फैलते हैं तो वो कोहरे के साथ मिल करके धूप कोहरे का निर्माण कर देते हैं, जो गंदगी होते हैं, है ना, धूल कण जो होते हैं। कोहरा प्रायः ठंडी आर्द्र हवा में ही बनता है क्योंकि शुष्क गर्म हवा की तुलना में ठंडी आर्द्र हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है।
सर्दियों में पृथ्वी की सतह के पास की गर्म हवा में मौजूद जल वाष्प ऊपर मौजूद ठंडी हवा की परतों के साथ मिलकर जम जाती है, जिसे सघन यानी कंडेंसन कहा जाता है। जब संघनन अत्यधिक हो जाता है तो ये बूंदें भारी होकर नन्ही बूंदों में बदल जाती है और इसका स्वरूप धुएं के बादल जैसा हो जाता है। समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आते हैं, 43 हो गया था। 44 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। 44 का आंसर करें। 44 का राइट आंसर है आपका फर्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। आइए क्वेश्चन क्या कहता फिर से समझ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? यानी प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के कारण निर्माण परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होता है। किससे? प्राकृतिक स्वरूप से और औद्योगिक गतिविधि से के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। कौन उत्पन्न नहीं होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न नहीं होता है। नाइट्रस होता है, मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बट क्लोरोफ्लोरो नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन किससे होता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि के द्वारा होता है, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, किंतु औद्योगिक गतिविधियों में प्रयुक्त प्रशीतकों के द्वारा होता है। प्रशीतकों के द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। उससे पहले इसे और भी अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर तो फर्स्ट हो गया। अब नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में समझ लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन वायुमंडलीय नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से संयोग करने पर प्राकृतिक रूप से तथा औद्योगिक गतिविधियों द्वारा होता है। मीथेन के बारे में समझ लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। CH4 का उत्सर्जन कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से प्राकृतिक रूप से तथा औद्योगिक गतिविधियों द्वारा संभव होता है। गोबर गैस में मीथेन ऊर्जा का प्रमुख अवयव है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक में पहले से कितना अवेलेबल है? 0.03% प्रतिशत मात्रा में मौजूद है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों आदि के दहन से उत्सर्जित कार्बन औद्योगिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम लोग समझ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हरित गृह प्रवाह प्रदर्शित करती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है? तो इसका राइट आंसर होगा 4, हाइड्रोजन, ठीक है। एथेनॉल, बायोगैस, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस के दहन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, हालांकि CNG पर्यावरण हितैषी गैस है। हाइड्रोजन पर्यावरण के अनुकूलन होने के साथ साथ अत्यधिक ऊर्जा भी प्रदान करती है। सभी तारों में ऊर्जा का प्रमुख कारण हाइड्रोजन ही है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? अभिगम, साम्या, गुण व प्रकर्ष, प्रासंगिकता, मूल्य आधारित शिक्षा, अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा। तो 46 का आंसर करें। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर को चुनना है। केवल A, B और E, A, B, E और F, A, B, C, D और E, A, B, C, D, E और F। तो 46 में कौन कौन होगा? कम से कम 3 तो होना ही होना है, उससे कम का कोई ऑप्शन है नहीं। तो जैसा ऑप्शन दिया उसी के अनुसार हमें आंसर चुनना है यहाँ पे। तो 46 का आप आंसर करें। भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? उच्च शिक्षा के लक्ष्य कौन कौन हैं बताइए। तो 46 का राइट आंसर होगा थर्ड।
इसका राइट आंसर है थर्ड। ए बी सी डी और ई, सिर्फ एफ नहीं होगा, बाकी ये सारे होंगे। ठीक है। अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ही लक्षित है। अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा जो है वो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ही लक्षित होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है, नीचे कर देता हूँ, आंसर भी बता दिया हूँ तो दिखेगा, ज़रूर दिखेगा। आइए यहाँ पे सिर्फ एफ नहीं होगा, एफ को मैं हटा देता हूँ या रहने देता हूँ। चलिए, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो अभिगम है, साम्य है, गुण एवं प्रकाश है, प्रासंगिकता है और मूल आधारित शिक्षा है। ठीक है। अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा ये नहीं है। ठीक है। तो ये किसके लिए अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा? प्राथमिक व प्राथमिक स्तर के लिए ही लक्षित है। उच्च प्राथमिक यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए पूछ रहा है, तो एफ वाला नहीं होगा, बाकी ए बी सी डी होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणी क्रम ढांचा NIRF के अनुसार निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज 2017 का स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए ये 2017 का प्रश्न में से है। ठीक है। तो आप इसे बता भी सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं, तो चलिए इसे मैं करवा ही देता हूँ। तो 47 का आंसर होगा फर्स्ट, मिरांडा हाउस, दिल्ली। ठीक है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF ठीक है की ओर से भारत रैंकिंग 2017 का दूसरा संस्करण जारी किया, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जारी किया गया। यानी चलिए, ये तो इससे बहुत सी जानकारी हमें इसमें मिलेगी, तो इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। इसका पहला संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति संस्था द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों पर आधारित होती है, जिसका निर्धारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा किया जाता है। तो वर्ष 2017 के लिए बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान देश का नंबर 1 विश्वविद्यालय तथा दिल्ली का मिरांडा हाउस बेस्ट कॉलेज चुना गया था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 48 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष विजिटर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये भी प्रीवियस ईयर का ही है। तो 48 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, जान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 49 नंबर, और 49 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। 49 का आंसर करें तो 49 का राइट आंसर होगा 2, राज्य का राज्यपाल। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किए गए हैं। प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होते हैं। ये पहले का है, इसलिए ये बात लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है, जिनमें वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृति प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्य का राज्यपाल को हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता, मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को नहीं हटाया जा सकता। राज्यपाल पद के लिए योग्यता, तो आइए इसे भी जान लेते हैं। राज्यपाल पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक हो,
वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है इसे भी जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। यह परंपरा भी रही है कि किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा जिसका वह निवासी है। राज्यपाल की कार्य अवधि के बारे में जानते हैं। जबकि राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन इस 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर लेता। जब राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पद पर रहता है तब वह प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर बना रहता है। उदाहरण के लिए हरियाणा के राज्यपाल BN चक्रवर्ती पदावधि के समापन के बाद उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण 3 वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद बने रहे थे। तो समझ गए होंगे ये। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 50 नंबर। और 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? सरकारी पद का दुरुपयोग, नियमों, कानूनों और मानकों से विचलन, जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही न करना, लोक संपत्ति को नुकसान। तो नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर को चुनो। कौन सा होगा? केवल ए और बी, ए, बी और डी, ए, बी, सी और डी। तो 50 का आंसर करें। 50 का राइट आंसर होगा राइट आंसर होगा 4, ए, बी, सी और डी। ठीक है, यानी चारों होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? तो सरकारी पद का दुरुपयोग ये भी आता है, नियमों, कानूनों और मानकों से विचलन ये भी आता है, जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही न करना ये भी आता है, लोक समाप्ति को नुकसान ये भी आता है। तो आज के ये 15 प्रश्न थे। 50 प्रश्न यहाँ पे पेपर 1 का कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेपर 2 के बारे में, जिसमें ज्योग्राफी को लाएंगे हम। तो ज्योग्राफी में से कुछ प्रश्न को करेंगे। तो चलिए, आप सभी लोगों का मेरा धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े हैं। आज तो अब मूड नहीं हो रहा था पढ़ाने का, इसलिए लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट टाइम से मैं सुधार करूँगा इसमें। तो चलिए, मेरे चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर भी करें।